नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल। लोगों के सपनों का पुल तैयार हो चुका है। मॉनसून सत्र को लेकर मुलाकात। मास्टर प्लान की राह में नया अड़ंगा। देवभूमि में कोरोना बेलगाम, लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन, यात्रा बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। डोईवाला में हुई झमाझम बरसात। बारिश न होने से किसानों के चेहरों पर थी मायूसी। बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। बारिश होने से धान की फसल को होगा फायदा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। बारिश होने से धान की फसल को होगा फायदा। किसानों में मायूसी देखी जा रही थी और अब बरसात के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बारिश ना होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी थी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। बारिश होने से धान की फसल को फायदा होगा। डोईवाला में हुई झमाझम बरसात। आज हिंदी दिवस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। देश भर में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने जा रही है। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर जहां बीजेपी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन कैंप, वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ अन्य सेवा के काम करते नजर आएंगे। बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह हैं, जिन्होंने सदैव सुख दुख में हमारी चिंता की है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, सुदीर्घ उनको जीवन मिले और इसी तरह से वो देश की सेवा करते रहें। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो सेवा कर रहे हैं, आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तमाम दुनिया के देशों में आज उनके नाम की चर्चा होती है। उनकी जो विकास की
नीति है, उनका जो विकास का मॉडल है, उसकी चिंता होती है। तमाम गरीब लोग आज उन्हें अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जब कोविड काल चल रहा है, ऐसे संकट के समय में उन्होंने देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आह्वान किया कि हमें इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। आज देश के नौजवान युवक युवतियां आज उनके इस आह्वान पर आगे बढ़ करके और काम कर रहे हैं। लाखों संकल्प उनके संकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस अवसर पर हम सब लोग गरीबों की सेवा करें, हम रक्तदान करें, जो कष्ट में हैं उनके कष्ट में उनके साथ खड़े हों। कोविड महामारी के कारण अनेक लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी सेवा के लिए फलों की व्यवस्था, उनकी औषधि की अगर कोई आवश्यकता है या अन्य तरह की कोई उनकी अगर आवश्यकता है तो हम कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, इस पर जरूर हम लोग विचार करें। ये सेवा सप्ताह तभी ये सार्थक हो पाएगा जब हम सेवा के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तमाम नौजवान जो माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के देश सेवा का संकल्प लिए हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपनों की जो चिंता कर रहे हैं, वो सब इस महाअभियान में साथ जुटेंगे और इस सेवा सप्ताह में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डोईवाला के लक्ष्मीवाला वन रेंज के अंतर्गत वन विभाग की भूमि पर बसे तमाम गांव के लोगों को उम्मीद जगी है कि उनका घर और मकान भी राजस्व ग्राम के एरिया में आ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला के टोंगिया वन ग्राम क्षेत्र के लोग आजादी से पहले सन 1931 से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। अब जाकर राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर वन क्षेत्र में बसे उन मजदूर और किसानों का हकूक मिलने जा रहा है, जो लंबे समय से इस इंतजार में थे कि उन्हें भी अपना घर, मकान और मालिकाना हक मिलेगा। लक्ष्मीवाला वन रेंज के अंतर्गत टोंगिया गांव में आने वाला सत्तीवाला के वन क्षेत्र में बसे लोग और उनके परिवारों का सर्वे वन विभाग के अधिकारियों के साथ तहसील के कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने तमाम गांव को जो वन क्षेत्र में है उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की घोषणा की थी, जो अब मूर्त रूप लेती दिख रही है। सत्तीवाला के प्रेम सिंह ने बताया कि भारत सरकार का जो है कानून 2006 में बना, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ 2008 में, फिर एक अमेंडमेंट जो है 2012 में हुआ। ये सारी प्रक्रिया उस कानून वन अधिकार कानून के अंतर्गत अब शुरू हुई है, जिससे ये राजस्व ग्राम घोषित होंगे। ये जमीन राजस्व में जाएगी और सबको मतलब अपना हक हकूक मिलेगा। जो काश्तकार के परिवार के सदस्य हैं, ये जमीन उनके नाम पे जाएगी। मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। उधर सत्तीवाला वन क्षेत्र में रह रहे लोगों की जानकारी जुटाने पहुंचे क्षेत्र के वन अधिकारी नरेंद्र नेगी ने बताया, ग्राम में है, इनकी जनसंख्या यहाँ पे कितनी है ना, राजस्व ग्राम के लिए आगे की प्रक्रिया है, तो उसमें यहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है टोंगिया ग्राम में रह रहे हैं लोगों की, उनकी काउंटिंग है, उनकी लिस्ट बनती है। क्या होगा ये, किस लिए कार्रवाई? ये समय समय पे होता रहता है। हमारी तो विभाग से ऊपर से आदेश होते हैं कि टोंगिया ग्राम में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, वो अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। तो वो रिपोर्ट आगे वो किसी भी काम आ सकती है, शासन में जाए या राजस्व के लिए जाए, या जो प्रक्रिया होती है उसके लिए है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के विधायक भी हैं, इसलिए डोईवाला के विकास को जहां गति देकर इसे आदर्श विधानसभा बनाने में त्रिवेंद्र जुटे हुए हैं, तो वहीं डोईवाला विधानसभा में वन क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे मजदूर और किसानों को वन क्षेत्र से हटाकर राजस्व ग्राम में लाने की कवायद में भी शासन प्रशासन जुट गया है। देखिए,
वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ये बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी और ये समय समय पर ये मामला उठाया जाता रहा। और जब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के संज्ञान में ये आया तो उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया और उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने प्रथम चरण में 7 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने और उनको उनके मूल अधिकार देने की जो बात कही है उस पर जल्दी ही उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। सीएम के इस कदम से वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को अब आशा की किरण भी नजर आने लगी है और उम्मीद जता रहे हैं कि अगर सब कुछ सही हुआ तो बहुत जल्द ही वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी हक हकूक मिलेगा और तमाम समस्याओं का भी अंत हो जाएगा। इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि सीएम वन क्षेत्र के गांव को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर लोगों के 90 साल से चली आ रही समस्या का अंत कर राहत देंगे। दोबारा से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। जिला सभागार में हुई वार्ता में तीर्थ पुरोहितों के शिष्टमंडल के साथ ही केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी मौजूद रहे। वार्ता में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में बताया और क्या कुछ वार्तालाप हुई, देखिए रिपोर्ट में। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित अपनी समस्याओं को लेकर करेंगे सीएम से मुलाकात। डीएम से वार्ता के बाद भी संतुष्ट नहीं तीर्थ पुरोहित। जिला सभागार में डीएम ने की तीर्थ पुरोहितों से बातचीत। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। जिला सभागार में हुई वार्ता में तीर्थ पुरोहितों के शिष्ट मंडल के साथ ही केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी मौजूद रहे। वार्ता में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में बताया। जिला कार्यालय सभागार में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं को सुना और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। जिलाधिकारी ने वार्ता के दौरान तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा तीर्थ पुरोहितों के लगभग 128 भवनों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से वर्तमान में 41 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जल्द ही अवशेष भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर तीर्थ पुरोहितों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वर्तमान के दौरान डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को बताया था कि धाम में मास्टर प्लान प्रस्तावित है और प्रस्तावित मास्टर प्लान में यात्रियों की सुविधा और तीर्थ पुरोहितों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण शासकीय भूमि में प्रस्तावित है। में से तीर्थ पुरोहितों के द्वारा केदारनाथ में जो गवर्नमेंट के वर्क्स हैं उनके विरुद्ध कुछ प्रकार के धरना प्रदर्शन इत्यादि के कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिनमें 2 चरणों में पूर्व में मेरी वार्ता तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी थी। आज हम लोगों ने प्रयास किया कि मास्टर प्लान के संबंध में मुख्य रूप से जो विरोध तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को मास्टर प्लान में जो जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है उनके विषय में जानकारी दी जाए। लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी ये डिमांड थी कि जो भी कार्य केदारनाथ धाम में गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के कराए जा रहे हैं उनके विषय में उनको जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान का तात्पर्य है कि विकास कार्यों को नियोजित तरीके से किया जाए। पुरोहितों की समय समय पर केदारपुरी के सौंदर्यीकरण, यात्रियों की आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकता और भोग मंडी, पुजारी आवास, ईशानेश्वर मंदिर निर्माण, अस्पताल, घंटा आदि निर्माण कार्यों को ही मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी करने के बाद शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी अनुबंधों के अनुरूप उनके भवनों का निर्माण कार्य और अन्य कार्य किए जाएंगे। बता दें कि केदारनाथ में बीते 3 मास से तीर्थ पुरोहित मास्टर प्लान और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के जिलाधिकारी से हुई वार्ता के बाद हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला नहीं लिया, लेकिन ये निर्णय जरूर लिया गया कि केदारनाथ विधायक के नेतृत्व में जल्द तीर्थ पुरोहितों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने देहरादून जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डमरी की रिपोर्ट। विकासनगर अंतर्गत जूरू इलाके में यमुना नदी में अपने साथियों के साथ नहाते हुए नदी में बहे युवक की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ ही विकासनगर थाना पुलिस ने एक युवक को ढूंढने के रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन लापता युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरी घटना क्षेत्र के कटा पत्थर से यमुना नदी की है, जहां 10 सितंबर को कटा पत्थर यमुना नदी में बहकर लापता हुए युवक का शव डाक पत्थर बैराज क्षेत्र से बरामद हुआ।
खबर राजपुर से है, जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विधानसभा सत्र को वर्चुअल चलाने पर सरकार विचार कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि विधायक और कैबिनेट मंत्री कोरोना वायरस को फैलाने का जरिया न बन जाए, इसलिए वर्चुअल सत्र चलाना सरकार का सही निर्णय है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सरकार द्वारा चलाए जाने वाले वर्चुअल सत्र में ना भाग लेने की बात पर उन्होंने कहा कि वह इस पक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा संचालित किए जाने वाले खनन पर्यटक आवास गृह, पेट्रोल पंप, रोपवे संचालन से होने वाली आय ठप होने से अब तक 35 से 40 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा उठाना पड़ा है। कुमाऊं मंडल के महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि कोविड-19 के चलते कुमाऊं भर के पर्यटक आवास गृह, रोपवे खनन सहित कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई और पर्यटक आवास गृहों में बुकिंग कैंसिल होने से 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कोविड काल में निगम के खर्च चलाने से मुश्किलें आ रही थी। आय के एकमात्र साधन गैस एजेंसी से ही मंडल में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है। देखिए, अगर टोटल में बात की जाए तो कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटन के साथ साथ अन्य कई सेक्टर में काम करता है। खनन में हम काम करते हैं, पर्यटन में काम करते हैं, निर्माण में काम करते हैं, गैस एजेंसी में काम करते हैं। तो वर्तमान में केवल और केवल गैस से हमें इनकम आय प्राप्त हो रही है और उसी से निगम के खर्चे बमुश्किल चल रहे हैं। हमें करीब हमारी 10-12 करोड़ रुपया तो हमें जो हमारे टूरिस्ट थे जिनने बुकिंग की थी उनकी बुकिंग कैंसिल हुई कोरोना की वजह से, तो वो वापस करना पड़ा। खबर मंगलौर से है, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कस्बे के मेन बाजार में अवैध रूप से निर्माणाधीन 3 मंजिला दुकान को सील कर दिया। आपको बता दें कि बाजार में पिछले कई दिनों से एक दुकान का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसका विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी काट दिया, लेकिन उसके बावजूद दुकान मालिक तेजी से निर्माण किए जा रहे थे। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन दुकान को सील कर दुकान मालिक को कड़ी चेतावनी दी है। इसकी शिकायत लगातार आ रही थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी गतिमान है। हालांकि उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है हरिद्वार की विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत पहले ही। उसके पश्चात भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रखी। उसी के क्रम में आज कार्रवाई करते हुए इसको प्रेमिसेस को सील किया गया। नैनीताल के कुछ युवाओं के नगर के पर्यटक स्थलों को, जंगलों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। इसी के तहत कुछ छात्र छात्राओं द्वारा बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन के पास से 50 किलो कूड़ा निकाला गया, जिसमें ज्यादातर शराब की बोतलें और प्लास्टिक के रैपर्स निकाले गए। उन्होंने कहा कि जंगलों में प्लास्टिक और कांच की बोतलें फेंकने से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही फूटी कांच की बोतलें जानवर को घायल करती हैं और वो बीमार हो सकते हैं। जनता सफाई अभियान के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई साल से पर्यावरण के स्वच्छता कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि कूड़े में सबसे ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक कचरा, थर्माकोल प्लेट, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक बोतलें व अन्य विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट, जिसे प्राकृतिक तौर पर कंपोज करना भी कठिन है, इनको इकट्ठा कर नगर में बने कचरों के डिब्बे में डाला जाता है। पर्यावरण के प्रति इनका लगाव देखकर हमें अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने के साथ ही सफाई के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हम आज सत्यनारायण मंदिर के पास यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके आसपास हमें बहुत सारा कूड़ा देखने को मिला है। कूड़े में हमें विभिन्न प्रकार की बोतलें, शराब की बोतलें, प्लास्टिक्स वगैरह मिला है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप कूड़ा ना फैलाएं। देखिए, ग्रीन आर्मी अपना और जिम्मेदारी अपना सहयोग पूरा कर रहा है। हिमालय दर्शन के पास जो है एक स्पॉट पे क्लीन अप करने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नैनीताल एक टूरिस्ट शहर है और इस बीच कोरोना के कारण टूरिस्ट आए नहीं, बट आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे जो है क्लीन अप हमारी चली, उसमें काफ़ी सारा कूड़ा निकला है, करीब 60-50 किलो तो निकला ही होगा। आज हम यहाँ पे पंगोड़ रोड में सत्यनारायण मंदिर के पास आए हैं।
यहाँ ग्रीन आर्मी का हमारा दोबारा से आज यहाँ पे कार्यक्रम था। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हम 7-8 कट्टे यहाँ पे निकाल चुके हैं कूड़ा, जिसमें कि शराब की बोतलें अत्यधिक मात्रा में निकली यहाँ पे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं और यहाँ पे अपना कूड़ा इसी तरीके से फेंक जाते हैं। यहाँ पे अभी कुछ लोग पार्टी कर भी रहे थे हमारे आने से पहले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे यही सब दोबारा से हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना कूड़ा अपने साथ ले जाइए, नैनीताल को स्वच्छ रखिए। धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने सीओ बलकोट को पत्र लिखकर कहा कि नगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन वाले लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है, जो कि इस कोरोना काल में उचित नहीं है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि एक तरफ टैक्सी वाहन चालकों ने किराया दोगुना कर रखा है, जो देने की स्थिति में नहीं है। हमारे अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं, जिन्हें बार बार अपनी खेती की देखभाल के लिए बार बार जाना पड़ता है। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।